हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या देखा है ये भी देख लेते हैं। देखिए, पालमपुर गांव के वो जो परिचय देखा है हमने, ठीक है। और जो हमने देखा है कि भौतिक पूंजियाँ क्या होती हैं, पालमपुर में खेती कैसे होती है, जैसे कि भूमि स्थिर होती है ना। क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, ये भी हमने देखा था पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। ग्राफ देखा था और जो है हमने आधुनिक संसाधन के बारे में देखा था, ठीक है। और आज हम देखेंगे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये पढ़ेंगे ना कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, ठीक है। आप सभी को पता है कि भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और ये जो है ना, इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। कैसे? देखिए, वैज्ञानिक रिपोर्टों ने ना संकेत दिया है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। यानी कि अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण ना उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम हो गई। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, हरित क्रांति आई तो उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा तो क्या उर्वरक में क्या होता है, डीडीटी होता है, ठीक है। डीडीटी वगैरह होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के यूरिया होते हैं। तो ये क्या है, ये जो है ना मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम जो है प्राकृतिक उर्वरक का प्रयोग ना करके कृत्रिम जो है उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है ना बहुत कम होती जा रही है, यही रीज़न है। और इसके अतिरिक्त ना नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल से सतत प्रयोग से जो भौम जल स्तर है, भूमि के जल का स्तर है ना, वो कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरा और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति है ना, वो अचानक ही नहीं बन जाती है, वो बहुत साल लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही भूमि के जल में जो है मेंटेन करने में टाइम लगता है। तो एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो कृषि का ना भावी विकास जो है सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कृषि में जो है कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग ना करके प्राकृतिक उर्वरक का प्रयोग करें। यानी कि जो है जो सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग, और जो है ये गोबर वगैरह जो निकलते हैं मवेशियों से, तो उनका प्रयोग हम खाद्य के रूप में करें, ठीक है। देखिए, बॉक्स में जो है रासायनिक उर्वरक के बारे में लिखा हुआ है, तो ये भी हम देख लेते हैं। रासायनिक उर्वरक जो है ना ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में जो है घुलनशील होते हैं, ठीक है, पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखिए, आप जो है एक एलोपैथिक दवा खाते हैं, आपका पेट दर्द हो या बुखार हो तो वो तुरंत असर करती है ना पानी में घुल जाने के कारण। इसी प्रकार ये रासायनिक उर्वरक भी होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती, ठीक है। वे मिट्टी से निकल कर भूमि जल में गए, फिर नदियों में, तालाबों को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। रासायनिक उर्वरक जो है मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि इनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? डाउन टू अर्थ नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ रहा है कि देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग ना पंजाब में है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग जो है वो पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है और पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब ये उर्वरक फ्री में तो मिल नहीं जाते, रासायनिक उर्वरक, इनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है ना। अब आगे देखते हैं पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। देखिए, आप यह जान लिए होंगे कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जान लिए हैं, ठीक है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास ना खेती के पर्याप्त भूमि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो काश्तकार हैं, जो जमींदार हैं, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती है, ठीक है। जो भूमिहर हैं वो दूसरों की खेती में कार्य करते हैं। तो पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 या फिर कह लीजिए कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, जो कि अधिकांशतः दलित हैं,
ठीक है। और बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है ना, तो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटी भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। और भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी भी नहीं होती। अब ये देखिए 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। ठीक है। गोविंद अपने 3 पुत्र की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार जो है अपनी एक भैंस होने के वाली जो है कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। तो गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात ना यह भूमि उनके तीनों पुत्रों के बीच बट गई, बंटवारा हो गया। ठीक है। तो प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर का टुकड़ा था। लेकिन अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे, तो वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण। देखिए किसी की भूमि इतनी कम है, ठीक है, किसी के पास इतना बड़ा भूमि का पोर्शन होता है। ठीक है। तो ये सारी भूमि का वितरण है ना। अब हमने जो चित्र देखा अभी, तो आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। ठीक है। अभी हमने देखा, और इन पर ना छोटे किसान खेती करते हैं, और दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं। ठीक है। और पालमपुर के मझोले और बड़े किसान के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर किसानी करते हैं, खेती करते हैं। और कुछ बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है ना। तो फिगर में आप देख पा रहे होंगे, देखिए खेतों में जो है गेहूं कार्य चल रहा है गेहूं की फसल का। ठीक है। कटाई, बीज बोना, कीटनाशक का छिड़काव करना। ठीक है। और क्या चल रहा है, आधुनिक और परंपरागत विधियों से जो है फसलों की जुताई हो रही है। ठीक। ये पाई चार्ट के थ्रू दिखाया जा रहा है। देखिए कृषि का क्षेत्र, ठीक है, 55.4%। ठीक है। मझोले और बड़े कृषक हैं। ठीक है। और ये जो रेड पोर्शन से है ये मझोले और बड़े कृषक हैं। ठीक है। अब ये देखिए सीमांत और छोटे कृषक, इनका मात्र इतना पोर्शन है रेड जो है। ठीक है। इतने सारे जो हैं रेड पोर्शन वाले मात्र इतने हैं। ठीक है। यानी कि ये मझोले और बड़े कृषक हैं। और इतने सारे जो हैं यानी कि 85% सीमांत एवं छोटे कृषक हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीनें हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। बात आती है भूमि के पश्चात, बात आती है श्रम की। ठीक है। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कार्य है। अब देखिए खेती करने के पश्चात जो है खेती करने के लिए सबसे पहले तो भूमि ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्रॉपर भूमि होनी चाहिए। अब उसमें जब तक श्रम नहीं इंक्लूड होगा तो फिर कैसे होगी खेती। तो खेती में ना बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। आप मान नहीं सकते कि एक किसान जो है अगर उत्पादन का कार्य करता है ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा खून पसीने की वो कमाई होती है। ठीक है। अब आप लोग ये इमेजिन करिए कि आप लोग आधे घंटे भी धूप में नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये किसान, हमारे किसान भाई जो हैं वो धूप में जो है खेती का कार्य करते हैं। ठीक है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, और इस तरह ना वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। अब ये बताइए कि खेती के लिए परिवार का पूरा मेंबर, ठीक है, खेती में लगा रहता है। और मझोले और बड़े किसान, जो बड़े किसान होते हैं ना जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है, तो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर रखते हैं। ठीक है। कुछ मजदूरी निर्धारित कर देते हैं और वो उतना उनको मजदूरी देते हैं। तो देखिए खेतों में जो काम करने वाले श्रमिक या जो होते हैं ना, वे या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं या तो बहुत छोटे प्लाटों से में जो है खेती करने वाले परिवारों से। तो खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का ना उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। अब देखिए जैसा जो है किसानों का अधिकार होता है, उनका अधिकार नहीं होता, बल्कि उन्हें ना उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिसके लिए वे काम करते हैं। ठीक है। मजदूरी नकद या वस्तु, जैसे कि समझ लीजिए कि अगर वो हमारे खेत में, जैसे मान लीजिए कि मझोले जो है किसानों के खेत में कार्य करते हैं, तो या तो जो है कुछ प्रतिशत अनाज दे दिया जाता है या फिर नकद दिया जाता है ना। कभी कभी श्रमिकों को ना भोजन भी मिलता है। ठीक है।
तो मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे कि मान लीजिए बुवाई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, रोजगार की अवधि में भी जो है काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। अब देखिए, खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या तो उन्हें कार्य विशेष जैसे कि मान लीजिए जब कटाई का काम होता है, मैं अपने गांव में ही देखती हूँ कि जैसे देखिए जो ये श्रमिक होते हैं ना, इनको या तो दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य दिया जाता है जब कटाई, या फिर जब कटाई का समय आता है तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है ना, तो कटाई के समय या फिर पूरे साल के लिए इन्हें काम पर रखा जाता है। सब अपने अपने मुताबिक रखते हैं, है ना। तो डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। अब ये देखिए कि वो जो है दैनिक मजदूरी पर काम करता है तो उसे जो है रोज काम मिलना चाहिए, है ना। तो सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये, यानी कि ये जो डेटा है मार्च 2017 का है, 300 रुपये निर्धारित किया गया है। तो देखिए, लेकिन डाला को ना मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। तो पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, यानी कि कार्य करने की शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा है और इसलिए लोग कम वेतन में भी जो है काम करने में सहमत हो जाते हैं। स्पर्धा यानी कि जो है श्रमिक जो है ना, श्रमिकों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा श्रमिक हैं। ठीक है, तो जो श्रमिक है वो कम वेतन में भी कार्य करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, और डाला जो है अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। अब देखिए, इस पार्ट में थोड़ा क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि डाला और रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों हैं। सबसे पहली बात, डाला और रामकली के पास ना खेती के लिए ज़मीन नहीं है। ठीक है, ये जो है डेली वेजेस पे काम करते हैं। ठीक है, और मिनिमम से मिनिमम श्रमिक के लिए ना ये रेडी हो जाते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, और स्पर्धा बहुत ज़्यादा है वहाँ पालमपुर गांव में, तो पीपल जो है वो एग्री हो जाते हैं वर्क के लिए। ठीक है, लो वेजेस पे यानी कि कम श्रमिक पे। ठीक है, दे रिमेन आउट ऑफ वर्क फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, वो जो अपना कार्य है वो पूरे ईयर में लगभग करते हैं, क्योंकि उनको अपना आजीवन भी चलाना है ना। अगला क्वेश्चन है, गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? ठीक है, इसका क्वेश्चन बताना है। क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के अनुसार कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरीके का काम करते होंगे? तो देखिए, मोस्टली पीपल जो है ना वो प्रवास करते हैं क्या ढूंढने के लिए? एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार, बेटर अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए। ठीक है, इसीलिए तो जो है वो मुंबई में, दिल्ली में, इन सब जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, वहाँ क्यों जाते हैं? ताकि उन्हें जो है खेतों में काम मिल जाए। ठीक है, इसलिए माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं। तो ये जो प्रवास है ना, यूजुअली क्या होता है कि पर्सन जो होते हैं ये अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि बेरोजगार होते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि गरीबी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, तो रोजगार ढूंढने के लिए ये जो है प्रवास करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेक ऑफ लैंड है, बिल्कुल, भूमि तो उतना ही है ना, भूमि तो बढ़ रहा नहीं है। ठीक है, और जो है आप समझ ही रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर भी हो रहे हैं, फ्लड भी आ रहे हैं, तो इस वजह से लोग प्रवास करते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। अब देखिए, अब बात करते हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब हम देखिए, पहले हम देख चुके हैं कि खेती के जो आधुनिक तरीके होते हैं ना, इसमें बहुत अधिक पूंजी जो है इस्तेमाल होती है। अब देखिए, रासायनिक उर्वरक भी आते हैं, मशीनी उपकरण भी हो गए। ठीक है, अच्छे बीजों का, उन्नत बीजों का उपयोग करेंगे, वो भी पूंजी तो हर चीज़ में लगनी है। तो अब जो है ना, किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए ना पैसा उधार लेना पड़ता है। तो बेसिकली हर किसान जो है वो उधार लेके जो है ये व्यवस्था करता है। वे बड़े किसानों से या फिर कह लीजिए कि शाहूकारों से या फिर खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से जो है कर्ज लेते हैं।
और ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। तो ऊंची ब्याज दर पर ये किसान जो है ना पूंजी लेते हैं और जो है कृषि करते हैं, ठीक है। और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं सविता की कहानी। देखिए, सविता एक लघु कृषक है, ठीक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए ना नगद पैसों की जरूरत होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। अब उसके पास पैसा है नहीं और इसलिए वह एक बड़े किसान यानी कि तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। अच्छा, ये जो उदाहरण है ना, ये आपको माध्यम बताया जा रहा है कि किसान किस प्रकार जो है कर्ज लेता है और अपना कार्य करता है, ठीक है, ऊंची ब्याज दर पर। तो तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर, अरे भैया यहाँ तो बैंक का रेट भी 8 से 9% है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, ठीक है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। ठीक, सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। 100 रुपये में क्या होता है आजकल, लेकिन 100 रुपये में भी लोग कार्य करने के लिए मजबूर हैं, है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कम है। तो सविता जो है वो जानती है कि उसने अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी श्रमिक का कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो कटाई का समय बहुत व्यस्त होगा। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। तो सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। कितना बेबस होके उन्हें जो है कर्ज लेना पड़ता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है कि छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है और इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत होती कैसे है? अब देखिए, अब जिसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है और जिसके पास 2 हेक्टेयर से बहुत अधिक ज़मीन है, यानी कि मैं बड़े किसानों की बात कर रही हूँ, तो क्या होता है, बड़े हेक्टेयर की ज़मीन है तो बड़ी मात्रा में जो है खेती होगी, खेती बड़ी मात्रा में होगी तो उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होगी और उत्पादन बड़ी मात्रा में होगी तो जाहिर सी बात है ऐसे किसान जो है बचत कर लेंगे और श्रमिकों को जो है कम जो है श्रमिक मेहनताना देके जो है श्रमिक लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है उनकी बचत हो जाती है। देखिए, ये जो बड़े किसान होते हैं ना, इनके पास मशीनीकरण उपलब्ध होता है, रासायनिक उर्वरक जो होता है वो बेहद मात्रा में उपलब्ध होता है। तो क्या होता है, इससे उत्पादन का स्तर जो है ना वो इनका बहुत ऊंचा हो जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे आप हाथों को प्रयोग ना करके मशीनों का उपयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करेंगे तो बचत तो होना लाजमी है ना। अब देखते हैं अब तक की कहानी। हमने उत्पादन के 3 कारकों यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी तथा खेती में जो है उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। अब आइए इन दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। देखिए, उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है और ऐसे अनेक लोग हैं जो गांवों में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित हैं, ठीक है। काम के अवसर तो जो है वो सीमित है ना। तो देखिए, ये वे या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या फिर वो छोटे किसान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्मॉल फार्मर यानी कि छोटे किसान। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं, ठीक है। श्रम के विपरीत, ठीक है, यहाँ पे आएगा लैंड यानी कि भूमि, ठीक है। लैंड भूमि उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। कृषि भूमि का क्षेत्र जो है ना अनइक्वल है यानी कि असमान है, ठीक है। तो कृषि भूमि का क्षेत्र जो है वो असमान है। तो इसके अतिरिक्त तो उपलब्ध भूमि भी जो है ना वो जो है रासायनिक उर्वरक के रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है, ठीक है, असमान रूप से वितरित है। आगे देखते हैं, जो कि छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए ना किसान जो है रासायनिक उर्वरक, ध्यान रखेंगे क्या होगा यहाँ, रासायनिक
उर्वरक और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, और इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। खेती के आधुनिक विधियों में, ठीक है, खेती के आधुनिक विधियों में बहु खेती, अभी हमने क्या पढ़ा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि बहुविधि खेती जो है का अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, और इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। ठीक है, यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है, उत्पादन के इन दोनों कारकों में ना एक मूल अंतर है। ठीक है, किसका अंतर है? देखिए, भूमि जो है ना, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, जबकि पूंजी क्या है? पूंजी जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। देखिए, पूंजी को बढ़ाना संभव है, जबकि भूमि तो स्थिर है ना, भूमि को क्या आप बढ़ा सकते हो? भूमि जितनी है उतनी ही रहेगी, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरीके से देखभाल करें। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम देखेंगे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। देखिए, अर्थव्यवस्था में देखिए थोड़ा थोड़ा ही लेके चलूँगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझिए लेकिन अच्छा समझिए। ठीक है, इसलिए हम जो है अगले पार्ट में चीज़ें देखेंगे, तो आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरी तरीके से तैयार करिए, और फिर जो है आप पार्ट 3 में आइए। देखिए, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बात हो रही है अपने किसानों की, भूमि की, पूंजी की। ठीक है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, उत्पादन कैसे होता है, अपने देश के ही तो बात है ना कि कृषि जो है कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है अर्थव्यवस्था। ठीक है, जब आप अर्थव्यवस्था को समझने लग जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कैपिटल को जानने में, भूमि को जानने में, श्रम को जानने में, पूंजी को जानने में, है ना, सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आने लग जाएगा। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें, प्लीज़ गाइस, शेयर कर दिया करें, और अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो मैम के लिए कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।